हेलो गाइस, आज हम लोग डिस्कस करेंगे एक बड़े इंटरेस्टिंग टॉपिक के बारे में जिसका नाम है न्यूमोपेरिटोनियम। ये न्यूमोपेरिटोनियम का मतलब क्या होता है कि एयर प्रेजेंट है कहाँ पे? पेरिटोनियल कैविटी में। न्यूमो मतलब एयर, पेरिटोनियम मतलब यहाँ पर ये इंडिकेट कर रहा है कि एयर प्रेजेंट है पेरिटोनियम कैविटी के अंदर। यहाँ पर आप देख सकते हैं, अप्रिशिएट कर सकते हैं इस इमेज को। यहाँ पर हम लोग क्या देख सकते हैं कि ये जो पार्ट है ये है एब्डोमिनल वॉल और ये है तुम्हारा विजरा। एब्डोमिनल वॉल्स के पार्ट पे द स्किन, हमारे पास सबक्यूटेनियस टिश्यू है, रेक्टस शीथ है, और ये जो पिंक वाला पार्ट आप अप्रिशिएट कर सकते हैं इसका नाम है पैराइटल पेरिटोनियम। जो ये पैराइटल पेरिटोनियम है आप यहाँ पे देख सकते हैं कि ये पैराइटल पेरिटोनियम ऐसे पीछे जा रहा है और फिर यहाँ से वापस रिफ्लेक्ट करके सामने आ रहा है और फिर ये फॉर्म कर रहा है सीरस पेरिटोनियम। सीरस पेरिटोनियम वो लेयर है पेरिटोनियम का जो इंटरनल ऑर्गन्स को कवर कर रहा है, और सीरस पेरिटोनियम वो पार्ट है पेरिटोनियम का जो एब्डोमिनल वॉल को लाइन कर रहा है बेसिकली। और इस दोनों के बीच एक गैप सा प्रेजेंट है, इस गैप को ही हम लोग बोलते हैं पेरिटोनियल कैविटी। अब मैं क्या बोल रहा हूँ कि मैं इस गैप के अंदर ना एयर को भर रहा हूँ, तो ये हो गया तुम्हारा न्यूमोपेरिटोनियम। किस सिचुएशंस के अंदर एयर आ सकता है इस पेरिटोनियल कैविटी के अंदर? मान लो कि मैंने किसी ने किसी को चाकू मार दिया बेसिकली, समथिंग लाइक दिस। यहाँ पे अप्रिशिएट करिए कि यहाँ पे एंटीरियर एब्डोमिनल वॉल पे किसी ने यहाँ पे चाकू मारा है। इससे क्या होता है कि जो एयर एटमॉस्फेयर के अंदर है, मान लो कि यहाँ पर एयर है, ये वाला एयर अब एटमॉस्फेयर से घुस के बॉडी के अंदर आ गई। दिस इज ए ट्रॉमेटिक इवेंट, या कोई एक्सीडेंट हो जाए इस प्रकार का जहाँ से कुछ ओपनिंग बन जाए। ऐसे सिचुएशन में न्यूमोपेरिटोनियम फॉर्म हो रही है। अब मैं क्या बोल रहा हूँ ना कि देयर इज अ सिचुएशन जहाँ पे डॉक्टर्स इंटेंशनली ये करवा रहे हैं, चाकू मार के नहीं बट बेसिकली प्रॉपर प्रोसीजर फॉलो करके, जैसे कि उन्होंने यूज़ किया है स्पेशल इंस्ट्रूमेंट्स। इस इंस्ट्रूमेंट्स को यूज़ करके गैस भरना कहाँ पे? पेरिटोनियम कैविटी में। क्यों? ताकि हम लोग लैपेरोस्कोपिक प्रोसीजर्स को परफॉर्म कर पाएँ। तो लैपेरोस्कोपिक प्रोसीजर को परफॉर्म करने के लिए न्यूमोपेरिटोनियम की ज़रूरत है। जी हाँ, वो क्यों? क्योंकि जब हम लोग मान लो कि कोई इंस्ट्रूमेंट्स अंदर डाल रहे हैं पेरिटोनियल कैविटी के अंदर, हमें कुछ एरिया चाहिए ताकि हम लोग उस इंस्ट्रूमेंट्स को मैन्यूवर कर पाएँ। अगर हम लोग यहाँ पे गैस को फिल करेंगे तो नोट करिए कि जो ए वाला एरिया है ना, गैस फिल करने के बाद देखिए ये कैसे फूल गया है यहाँ पे। अगर ये पेट ऐसे फूल जाता है इस प्रकार से, देन हमारे पास जो एरिया है ऑपरेशन करने के लिए वो एरिया बढ़ जाता है। बेसिकली हमारा फील्ड ऑफ व्यू बढ़ गया। जो चीज़ हम लोग एब्डोमिनल कैविटी के अंदर अब देख पा रहे हैं वो ज़्यादा क्लियर है, ज़्यादा विजुअली बेटर है, हमें ज़्यादा इंफॉर्मेशन मिल रही है स्क्रीन के ऊपर। दैट इज़ द पॉइंट ऑफ डूइंग ए क्रिएटिंग ए न्यूमोपेरिटोनियम इंटेंशनली। जो ये प्रोसीजर है इसके लिए यूज़ करेंगे स्पेशल टाइप ऑफ इंस्ट्रूमेंट्स। चलिए देखते हैं इस इंस्ट्रूमेंट्स के बारे में। वन ऑफ द इंस्ट्रूमेंट्स जो हम लोग इस प्रोसेस में यूज़ करते हैं इसका नाम है वीरियस नीडल। जो वीरियस नीडल है ना, ये हम लोग इनिशियली यूज़ करते हैं CO2 अंदर डालने के लिए। अब जो वीरियस नीडल है इसके डिफरेंट पार्ट्स हैं। यहाँ पर आप जो लाल में देख सकते हैं ये एक ब्लंट पोर्शन है इस इंस्ट्रूमेंट का, और आप जो ये वाइट के अंदर देख सकते हैं ये इसका आउटर स्लीव है। इसके बेसिकली दो पार्ट्स हैं, एक है आउटर स्लीव और एक है इनर स्लीव। और यहाँ पर अब होता क्या है ना कि जो ये आउटर स्लीव है इसको मैं लेके इस इनर स्लीव के ऊपर इस प्रकार से अप्रिशिएट करिए ऐसे डाल सकता हूँ मैं। तो ये हो गया फुल इंस्ट्रूमेंट। अब यहाँ पर हमें ये नोट करना है कि जब हम लोग वीरियस नीडल की सिलेक्शन कर रहे हैं उस समय जो आउटर स्लीव है उसका लेंथ होना चाहिए ज़्यादा इनर स्लीव के लेंथ के कंपैरिजन में। अब ये क्यों ज़रूरी है? जनरली क्या होता है कि अगर हम लोग इस कॉम्बिनेशन को अगर मिसमैच करें तो क्या हो सकता है? ट्राई टू अप्रिशिएट। मान लो कि मैंने एक ऐसा आउटर स्लीव ले लिया जिसका लेंथ है बहुत ही छोटा कंपेयर्ड टू द ब्लंट पार्ट। अब यहाँ पर होता क्या है कि ये जो ब्लंट पार्ट है ये पार्ट स्किन के अंदर धंस नहीं पाता, ये स्किन के अंदर नहीं घुसेगा, क्योंकि जो पार्ट स्किन के अंदर घुसता है ना वो है वाइट वाला शार्प पार्ट। मान लो कि ये स्किन आ गया और अब ये पार्ट अंदर घुस ही नहीं रहा है, तो देन इस पार्ट को अपॉर्चुनिटी, ये जो वाइट वाला पार्ट है यहाँ पे जो शार्प पार्ट है इसको वो अपॉर्चुनिटी मिली ही नहीं कि ये जाके इंसिशन कॉज कर पाए। दैट इज़ वाई एवरी टाइम वी आर सेलेक्टिंग ए वेरियस नीडल ऑलवेज मेक श्योर कि उसका कॉम्बिनेशन एकदम सही है। कैसा कॉम्बिनेशन हमें चाहिए? जहाँ पे आउटर स्लीव
जो नीडल पार्ट है, जो शार्प है, जो वो हमेशा लॉन्गर होना चाहिए कंपेयर्ड टू द इनर स्लीव। और जो इनर स्लीव है ना, उसकी ये स्प्रिंग की मैकेनिज्म होती है, उसको भी हमेशा चेक करना पड़ता है। ये स्प्रिंग के मैकेनिज्म के वजह से ही ये ब्लंट पार्ट जैसे ही किसी सरफेस को टच करता है, ये अंदर रिवर्ट बैक कर जाता है। और ये रिवर्ट बैक करना मेरे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। मान लो कि इंटेस्टाइन है यहाँ पे और आपने स्किन के थ्रू पेरिटोनियल कैविटी के अंदर चले गए, तो फिर ये जो ब्लंट पार्ट है ना, ये आपको एक टाइम देगा कि ये जो शार्प पार्ट है सीधा ना घुस जाए बबल के अंदर। सो इस प्रकार से इस ब्लंट पार्ट की अहमियत है। और एक चीज़ जो हमें चेक करनी है यहाँ पर वो ये है कि जो ये वीरिस नीडल है ना, ये इसको होना चाहिए पेटेंट। पेटेंट का मतलब क्या है कि अगर मैंने यहाँ से मान लो कि अगर मैं एयर डाल रहा हूँ तो इस एयर को यहाँ से होते 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 यहाँ से निकलना पड़ेगा। और इस चीज़ों को हम लोग चेक करते हैं इंस्ट्रूमेंट को यूज़ करने से पहले। पेटेंसी को हम लोग किस तरीके से चेक करते हैं आइए जानते हैं। पहले हम लोग क्या करते हैं कि एक सिरिंज को लेते हैं ऐसे, इस सिरिंज के अंदर मैंने पानी भर दिया, नॉर्मल सलाइन भर दिया, और फिर इस सिरिंज को मैंने यहाँ पर अटैच कर दिया इसके हब के ऊपर। अब मैं क्या कर रहा हूँ कि इस प्लंजर को मैंने पुश किया है। यहाँ पे ध्यान से अप्रिशिएट करिए, मैंने जब इस प्लंजर को पुश किया ना ऐसे, तो जो नीडल के अंदर जो पानी था ना वो आ गया यहाँ पे बाहर, यहाँ से। सो ये इस बात को कंफर्म कर रहा है कि जो मैंने वीरिस नीडल लिया था वो जी पेटेंट है। दोस्तों यहाँ पर हम लोग ये अप्रिशिएट कर सकते हैं कि जो वीरिस नीडल है ना, इसका जो ब्लंट पार्ट है यहाँ पे लाल वाला, ये जो है स्किन के अंदर घुसेगा नहीं। इनफैक्ट जब ये स्किन को टच करेगा ना, ये स्प्रिंग मैकेनिज्म के ऊपर बेस्ड है। जैसे ही ये ब्लंट पार्ट स्किन को टच किया ना, ये वाला ब्लंट पार्ट जो लाल वाला है, ये सीधा अंदर घुस जाएगा, अपने यहाँ पे अंदर रिवर्ट बैक कर जाएगा। और अगर ये अंदर रिवर्ट बैक कर गया ना, तो जो ये शार्प वाला पोर्शन है ये अब सामने आ गया। और ये जो शार्प वाला पोर्शन है ना, यही पोर्शन हमें हेल्प करेगा स्किन के अंदर एक्चुअली पेनिट्रेट करने में। यहाँ पर आप अप्रिशिएट कर सकते हैं, ये जो वाइट वाला पोर्शन है, इसने स्किन को चीर के, फिर सबक्यूटेनियस टिश्यू को चीर के, फिर रेक्टस शीथ को भी चीर के, और फाइनली पेरिटोनियल मेम्ब्रेन, दैट इज नथिंग बट द पैराइटल पेरिटोनियम, उसको भी चीर के ये डायरेक्टली अब घुस गया पेरिटोनियल कैविटी के अंदर। और जब हम लोग इस वीरिस नीडल को डालते हैं ना, इसका एक स्पेसिफिक एंगल होता है, ये डिपेंड करता है कि पेशेंट का वेट कैसा है। फॉर एग्जाम्पल अगर पेशेंट ना हमारा थिन है तो हम लोग 45 डिग्री पे ट्राई करेंगे कि हम लोग इसको डालें। और अगर हमारा पेशेंट ओबीस है, मोटा पेशेंट है, तो देन वी कैन वर्टिकली भी डाल सकते हैं एकदम 90 डिग्री पे। सो इस प्रोसीजर के अंदर हमें और एक बात नोट करना है, वो ये है कि ये प्रोसीजर ना एक ब्लाइंड प्रोसीजर है। स्पेशली जब हम लोग क्लोज्ड लेपेरोस्कोपिक सर्जरी के बारे में बात करते हैं तो प्रोसीजर इज अ ब्लाइंड प्रोसीजर बोलते हैं। ब्लाइंड प्रोसीजर इन द सेंस कि यार जो सर्जन है ना, उसको कुछ दिख नहीं रहा है, वो जो भी कर रहा है वो अपने एक्सपीरियंस के ऊपर कर रहा है। टैक्टाइल सेंसेशंस भी यहाँ पर नहीं है, बिकॉज आप एक इंस्ट्रूमेंट यूज़ कर रहे हो, ना ही आपके पास कोई ऐसा विजुअल इन्फॉर्मेशन है। सो हम लोग इस बात को कंफर्म कैसे करें कि ये जो वीरिस नीडल है ये पेरिटोनियल कैविटी के अंदर ही गया है। मैं क्या बोल रहा हूँ कि ये जो इमेज है इसको अप्रिशिएट करिए। यहाँ पे आप लोग अप्रिशिएट कर सकते हैं, इमेजिन करिए कि एक आदमी है जो सोया हुआ है अभी, और यहाँ पर आप देख सकते हैं उसका बवल है, ये उसका लंग्स, ये उसका हार्ट है, लिवर भी है, यहाँ पर स्टमक है, पैंक्रियास है। सो यहाँ पर हमें क्या देखना है कि जो अभी वीरिस नीडल अंदर आ रही है ना, यहाँ पर तो हमें सीधा सीधा दिख रहा है क्योंकि एक स्कीमेटिक सा डायग्राम है, 2D व्यू में ये दिख रहा है कि यहाँ पे हम लोग कंफर्म और कॉन्फिडेंट के साथ बोल सकते हैं कि ये जो वीरिस नीडल है यहाँ ये घुसी है अपनी पेरिटोनियल कैविटी के अंदर, क्योंकि ये है तुम्हारा पैराइटल पेरिटोनियम और ये है तुम्हारा सीरस पेरिटोनियम। इसके बीच के अंदर का जो गैप है ये है पेरिटोनियल कैविटी। लेकिन अब ये रियल लाइफ में हमारे पास ऐसा स्कीमेटिक सा डायग्राम नहीं मिलेगा। वहाँ पर क्या हो सकता है कि जो ये गैप होता है ना इसके बीच में, वो गैप होता है इतना सा। अब आप इमेजिन करिए कि यहाँ से इतने से गैप के अंदर हमें ये भी मेक श्योर करना है कि ये नीडल सीधा सीधा पेरिटोनियल कैविटी के अंदर घुसे। और यहाँ पर प्रॉब्लम क्या हो सकता है कि ये नीडल थोड़ा सा भी अगर स्लिप कर गई ना तो ये घुस जाएगी, देखिए बावल के अंदर घुस गई, या थोड़ा सा ज़्यादा अगर स्लिप कर जाए तो ये घुस जाएगी सीधा इन्फीरियर वेना कावा के अंदर। और जब ये नीडल अगर बावल के अंदर घुस गई या फिर इन्फीरियर वेना कावा के अंदर घुस गई ना, और फिर मैंने CO2 यहाँ पे ऑन कर दिया ना मशीन के द्वारा, तो ये CO2 जी सीधा जाएगा अपने इन्फीरियर वेना कावा के अंदर, और ये करवा सकता है जिसको हम लोग बोलते हैं CO2 गैस एम्बोलिज्म। तो हमें बेसिकली वीरिस नीडल डालने का ही इंपॉर्टेंस नहीं है, हमें वीरिस नीडल डालने के बाद इस बात को कन्फर्म करना है कि ये जो वीरिस नीडल है ना ये गई है आपके पेरिटोनियल कैविटी के अंदर। इसको कंफर्म करने के लिए बहुत से अब टेस्ट्स होते हैं। चलिए इस टेस्ट के बारे में समझते हैं।
सो आप स्क्रीन के सामने देख सकते हैं वेरियस टेस्ट्स जो हम लोग यूज़ करेंगे इस बात को कंफर्म करने के लिए कि हमारी जो नीडल है वेरियस नीडल वो पेरिटोनियल कैविटी के अंदर ही है। सो पहला टेस्ट है एस्पिरेशन टेस्ट, दूसरा टेस्ट है हैंगिंग ड्रॉप, मैनोमीटर टेस्ट है, हिसिंग साउंड टेस्ट है, नीडल फ्लो टेस्ट है, परकशन टेस्ट है, साउंडिंग टेस्ट है, ये सब वेरियस टाइप ऑफ टेस्ट हैं। तो चलिए हम लोग इस टेस्ट को ना एक एक करके समझते हैं। पहले हम लोग शुरू करेंगे एस्पिरेशन टेस्ट के साथ। सो दोस्तों एस्पिरेशन टेस्ट में होता क्या है कि हमने एक सिरिंज ले लिया यहाँ पे, और इस सिरिंज को मैं क्या करूँगा ना, जो हमारा वीरस नीडल जो अंदर है, हमें नहीं पता कि ये कहाँ पर है, ये वाला इसका जो ब्लंट एरिया है, हमें नहीं पता ये कहाँ पर है अभी, वो हमें कंफर्म करना है। सो मैंने अभी क्या किया, मैंने एक सिरिंज ले लिया। अब मैं क्या कर रहा हूँ, इस सिरिंज को लेके मैं सीधा डाल रहा हूँ इसके हब के ऊपर यहाँ पे इस प्रकार से। और जब मैंने इस सिरिंज को इस हब के ऊपर डाला और जब मैंने इसको एस्पिरेट किया, तब मैंने क्या नोट किया, दैट इज इंपॉर्टेंट। अगर मान लो कि इस एस्पिरेट में मुझे दिखा कुछ लाल लाल कलर का, इसका मतलब ये है कि जो इसका जो एंड था ना, ये था इंफीरियर वेना कावा, आयोटा या किसी स्मॉल ब्लड वेसल के अंदर, इसका ये मीनिंग हुआ। अगर मैंने इस एस्पिरेट में देखा यार कुछ येलो येलो कलर की फ्लूइड है, इसका मतलब ये हो सकता है कि ये जो नीडल है ना, ये सीधा घुस गया तुम्हारे बावल के अंदर, इसलिए जब आपने उस प्लंजर को खींचा तो इसके अंदर से जो बावल का कंटेंट था वो सामने आ गया नीडल के अंदर। अब तीसरा सिचुएशन हो सकता है जहां पर हम लोग इसके अंदर कुछ नहीं देखे, सीधा सीधा सिर्फ एयर आ रहा है, और इस प्लंजर की जो टेंडेंसी है ना, इस प्लंजर की टेंडेंसी है सीधा अंदर घुसने की। सो यहाँ पर हमने एयर देखा और ये जो प्लंजर है वो भी अंदर जाने की कोशिश कर रहा है। इसका मतलब ये सीधा सीधा इंडिकेशन है कि यार आप सही कैविटी के अंदर हो, दैट इज नथिंग बट द पेरिटोनियल कैविटी। दोस्तों जो दूसरा टेस्ट हम लोग यूज करेंगे इस बात को कंफर्म करने के लिए कि हमारा नीडल पेरिटोनियल कैविटी के अंदर ही है, दैट इज द हैंगिंग ड्रॉप टेस्ट। इसको समझने के लिए इस डायग्राम को थोड़ा सा अप्रिशिएट करिए। यहाँ पर बेसिकली हो क्या रहा है कि मैंने वीरियस नीडल घुसा दिया स्किन के अंदर, और स्किन के थ्रू सबक्यूटेनियस टिश्यू, रेक्टस शीथ, और फाइनली ये नीडल अब आ गई है आपके पेरिटोनियल कैविटी के अंदर। ये मैं अज्यूम कर रहा हूँ। मान लीजिए कि मैंने यहाँ पर डाल दिया थोड़ा सा नॉर्मल सलाइन इसके हब के ऊपर, और फिर हम लोग क्या करेंगे कि जो एब्डोमिनल वॉल है ना उसको अपने हैंड से ऐसे ग्रैब करेंगे, और इस एब्डोमिनल वॉल को हम लोग पुश करेंगे अपनी तरफ, इसको ऊपर खींचेंगे बेसिकली। सो यहाँ पर होता क्या है कि अगर ये करने से क्या होता है कि ये जो वॉल्यूम है यहाँ का, द वॉल्यूम दैट इज प्रेजेंट इनसाइड ऑफ द पेरिटोनियल कैविटी दैट एक्सपैंड्स। इसको फिर से मैं एक लेट मी एक्सप्लेन इट लाइक दिस, कि अगर मैंने ना इस एब्डोमिनल वॉल को ऊपर खींच दिया ना, कुछ इस प्रकार से दिखेगा। तो यहाँ पर अभी हो क्या रहा है कि यू कैन अप्रिशिएट द फैक्ट कि जो यहाँ की वॉल्यूम है ना वो बढ़ गई है, वॉल्यूम बढ़ गई है। और जब वॉल्यूम बढ़ता है ना तो पता है आपको क्या गिरता है, प्रेशर नीचे गिर जाता है। और इसी को हम लोग बोलते हैं बॉयल्स लॉ, कि तुमने वॉल्यूम बढ़ाया और प्रेशर अपने आप गिर गया। तो जैसे ही उसने सर्जन ने अपने हाथ से इस एब्डोमिनल वॉल को ऊपर पुल किया, जो यहाँ पे लिक्विड उसने डाला था ना वो लिक्विड अंदर हो गया सक तुरंत इस नीडल के थ्रू। इसी को हम लोग बोलते हैं हैंगिंग ड्रॉप टेस्ट। दोस्तों जो तीसरा टेस्ट है उसको हम लोग बोलते हैं मैनोमीटर और प्रेशर टेस्ट। इनफैक्ट ये टेस्ट एक ऐसा टेस्ट है जो गोल्ड स्टैंडर्ड मेथड है। सो आइए समझते हैं मैनोमीटर टेक्निक को। इस टेक्निक को हम लोग यूज करके कैसे ये पता कर सकते हैं कि जो नीडल थी वीरस नीडल वो कहाँ पर है पेरिटोनियम के अंदर। सो बेसिकली क्या होता है कि ये है हमारी मशीन। इस मशीन को हम लोग बोलते हैं इंसफ्लेटर मशीन। इस मशीन को हम लोग अटैच करेंगे हब से। किसके हब से? वीरस नीडल के हब से। यहाँ पे आप देख सकते हैं अटैच हो चुका है। अब जो ये मशीन है इसके अंदर से CO2 निकलता है और ये जाता है सीधा एब्डोमिनल कैविटी के अंदर। ये इसका नॉर्मल फंक्शन है, लेकिन हम लोग अभी यहाँ पे मशीन को ऑन नहीं करेंगे। यहाँ पर हम लोग मेक श्योर करेंगे कि CO2 यहाँ पर जा नहीं रहा है। हम लोग इस मशीन के प्रेशर प्रोब का इस्तेमाल करेंगे। कहने का मतलब है कि अभी जहाँ पर भी ये वीरस नीडल है ना, इस वीरस नीडल का जो प्रेशर यहाँ पर फील हो रहा है, ये प्रेशर सीधा ट्रांसमिट होके जाएगा इस मशीन के अंदर, और मैं उस प्रेशर को बेसिकली यहाँ पे नोट कर सकता हूँ। द प्रेशर जनरली इज लेस देन 5 मिलीमीटर्स ऑफ मर्करी, दैट इज व्हाट इज नॉर्मल। अब मैंने क्या किया ना, मैंने इस एब्डोमिनल वॉल को ग्रैब किया, सर्जन ने इस एब्डोमिनल वॉल को ऐसे ग्रैब किया और इस एब्डोमिनल वॉल को ऊपर की तरफ ऐसे पुश किया। तब देखिए यहाँ पर क्या हो रहा है, जो यहाँ का जो वॉल्यूम था ये वॉल्यूम अब इंक्रीज हो गया है, देयर इज इंक्रीज इन वॉल्यूम। और हमने पहले क्या बोला था, वेन एवर देयर इज इंक्रीज इन वॉल्यूम द प्रेशर विल डिक्रीज, दिस इज नथिंग बट द बॉयल्स लॉ। सो यहाँ पर जैसे ही सर्जन ने इस एब्डोमिनल वॉल को पकड़ के अपनी तरफ पुल किया, यहाँ पर आप देख सकते हैं कि प्रेशर तुरंत धड़ाम से 5 मिलीमीटर से सीधा 0 हो जाएगा, अगर ये वीरस नीडल पेरिटोनियल कैविटी में हो तब।
और यहाँ पर चूंकि मैं ये देख पा रहा हूँ कि 5 सेंटीमीटर से सीधा 0 हो गया, इसका मतलब यही है कि यार ये पेरिटोनियल कैविटी में ही था। अगर वो इनिशियल प्रेशर से कम होकर घटता नहीं तो इसका मतलब था कि वो किसी और कैविटी के अंदर है। इट इज़ नॉट इनसाइड द पेरिटोनियल कैविटी। या तो हो सकता है कि वो सबक्यूटेनियस टिश्यू के अंदर ही रह गया हो। सो बेसिकली दोस्तों, वेन एवर द वॉल्यूम इंक्रीजेस द प्रेशर इज डिक्रीजिंग, and this decrease in the pressure will happen if the needle is inside of the peritoneal cavity। जब भी needle peritoneal cavity के अंदर रहेगा, सर्जन इस abdominal wall को ऐसे ऊपर खींचेंगे, देन ऑटोमेटिकली जो प्रेशर है वो नीचे गिर जाएगा। एंड ये चेंज मैं कैसे इंटरप्रेट कर सकता हूँ, इस मशीन के जो स्क्रीन है उसके ऊपर देख के मैं इंटरप्रेट कर सकता हूँ, क्योंकि मैं अब डायरेक्टली पेरिटोनियल कैविटी के अंदर नहीं देख पा रहा हूँ जब तक कि मैंने ट्रोकर नहीं डाल दिया। जो दूसरा टेस्ट है गाइस, इसका नाम है हिसिंग साउंड टेस्ट। हिसिंग साउंड टेस्ट कुछ नहीं है बट कंटिन्यूएशन है इसी टेस्ट का। फॉर एग्जांपल, जब मैंने इस एब्डोमिनल कैविटी को पकड़ के अपनी तरफ खींचा, ऊपर की तरफ खींचा, मैंने क्या बोला था कि वॉल्यूम इंक्रीजेस, दैट लीड्स टू डिक्रीज इन द प्रेशर। जब भी ये प्रेशर गिरता है ना, इसको हम लोग बोलते हैं नेगेटिव प्रेशर। और जो नेगेटिव प्रेशर है ना, एक सक्शन प्रेशर होता है। ये बेसिकली हवा, अगर कोई यहाँ पे कम्युनिकेशन रहेगा ना, ये सीधा हवा एटमॉस्फेयर से खींच के करके एकदम अंदर ले लेगा। और जब ये हवा बाहर से अंदर आएगा ना एब्डोमिनल कैविटी के अंदर, तब में एक स्पेसिफिक साउंड मेरे कान के अंदर सुनाई देगा, जिसको हम लोग बोलते हैं हिसिंग साउंड। तो ये साउंड भी एक टाइप ऑफ कन्फर्मेशन ही है कि यार जो नीडल थी ना वो पेरिटोनियल कैविटी के अंदर ही है। सो गाइस, नेक्स्ट टेस्ट है परकशन टेस्ट। यहाँ पर नॉर्मल परकशन होता है, क्योंकि हम लोग अपने आंखों से देख पा रहे हैं कि जो स्टमक है वो अब फूल रहा है। वो ऐसा नहीं है कि कोई एक स्पेसिफिक एरिया जो पेट की है वो फूल रही है, बट द एंटायर स्टमक यूनिफॉर्मली एंड डिफ्यूजली इज इन्फ्लेटिंग। दैट इज द पॉइंट, बिकॉज यहाँ पर एक डिफ्यूज टाइप ऑफ इन्फ्लेशन है। मैं सीधा सीधा अपने हाथ से मार के परकस करके मैं इस चीज़ को फील कर सकता हूँ, कन्फर्म कर सकता हूँ। सो बेसिकली आप स्क्रीन पे एक एल्गोरिदम देख सकते हैं दोस्तों। यहाँ पर क्या हो रहा है कि जब मैंने सिरिंज से एस्पिरेट किया वेरियस नीडल के कंटेंट को, अगर मैंने देखा कि ब्लड है या कुछ येलोइश फ्लूइड है, तो मैं उस नीडल को बाहर से निकाल के फिर से रीइंसर्ट करूँगा। अब ये डिपेंड करता है। फॉर एग्जांपल, ब्लड आपने किसी मेजर ब्लड वेसल को चीर दिया, उस कंडीशन में मे बी हमें लैप्रोटोमी ही करनी पड़ेगी अब, और हमें एक्सप्लोरेशन करके देखना पड़ेगा कि कहाँ पर क्या चीरा हुआ है, ताकि हम लोग उसको रिपेयर कर पाएँ। मान लो कि आपने एस्पिरेट किया और आपको यहाँ पर दिखा एयर, जो कि होना चाहिए, जो कि नॉर्मल है, तब हम लोग नेक्स्ट प्रोसीड करेंगे हैंगिंग ड्रॉप टेस्ट के लिए। और अगर हैंगिंग ड्रॉप टेस्ट पॉजिटिव है, दैट इज़ कि आपने कुछ फ्लूइड वहाँ पे डाली, नॉर्मल सलाइन फ्लूइड डाली, और वो फ्लूइड अंदर सक इन हो गई, तो फिर हम लोग प्रेशर टेस्ट के अंदर जा सकते हैं, जो हम लोग मैनोमीटर से बेसिकली मेजर करेंगे। और फाइनली हमारा हिसिंग टेस्ट और ये सब परकशन टेस्ट ये सब भी कर सकते हैं। सो यहाँ पर मेन मुद्दा क्या है, यहाँ पर मेन पॉइंट ये है कि हमें इस बात को कंफर्म करना है कि हमारी जो वीरस नीडल है ना, वो पेरिटोनियल कैविटी के अंदर ही है। और इसको कंफर्म करने का तरीका हमने ऑलरेडी डिस्कस कर लिया है। तो गाइज, जब हमने कंफर्म कर लिया कि हमारी वीरस नीडल करेक्टली पोजीशनड है, हमें नेक्स्ट क्या करना है कि इस इंसफलेटर को ऑन करना है। और यहाँ से हम लोग CO2 को अलाउ करेंगे पास होने के लिए इस नीडल के थ्रू सीधा हमारे पेरिटोनियल कैविटी के अंदर। अब ये जैसे जैसे CO2 की मात्रा यहाँ पे बढ़ेगी, ये पेरिटोनियल कैविटी इन्फ्लेट होकर काफ़ी बड़ा हो जाएगा। और अब इसके अंदर इंपॉर्टेंट सवाल ये है कि अब मुझे इस मशीन को कब रोकना है। इस मशीन को मुझे तब रोकना है जब मैंने प्रेशर अचीव कर लिया है यहाँ पे 12 to 14 मिलीमीटर्स ऑफ मर्करी। और जब आप इस CO2 को इनिशियली यहाँ पे डाल रहे हो ना पेरिटोनियल कैविटी में, मेक श्योर करो कि ये जो फ्लो रेट है इट इज़ लेस देन 1 लीटर पर मिनट। बिकॉज अगर ये मात्रा ज़्यादा होगी देन दिस कैन कॉज CO2 गैस एम्बोलिज्म। मैं क्या बोल रहा हूँ कि यहाँ पर जो CO2 है, अगर ये बहुत तेज़ी से अंदर गया तो ये CO2 बेसिकली डिफ्यूज़ कर जाएगा। डिफ्यूज़ करके पेरिटोनियम से डिफ्यूज़ होते होते ये ब्लड वेसल के अंदर घुस गया। और ये CO2 अगर ब्लड वेसल के अंदर घुस गया देन इट कैन कॉज एम्बोलिज्म में सीधा जाएगा। आप देखिए यहाँ पे फॉलो करिए, यहाँ से होते होते सीधा ये हार्ट के अंदर गया और हार्ट के अंदर जाके यहाँ पे ब्लॉक कर देगा। तो ये इस बात का आप मेक श्योर करिए कि जब ये CO2 अंदर घुस रहा है ना, तो इसका जो फ्लो रेट है ये लेस देन 1 लीटर है। दैट इज़ व्हाट इज़ जनरली सेट। दोस्तों, जब मैंने प्रेशर अचीव कर लिया 12 to 14 मिलीमीटर्स ऑफ मर्करी, तब मैं इस नीडल को, वीरस नीडल को रिमूव करूँगा। इस नीडल को रिमूव करके मैं इसके बदले अब एक ट्रोकर डाल दूंगा। सो ट्रोकर क्यों डालना है यहाँ पे? ट्रोकर इसलिए डालना है क्योंकि जो ट्रोकर की जो कैन्युला होता है उसका डायामीटर ज़्यादा होता है, और मैं इस ट्रोकर के कैन्युला के थ्रू डिफरेंट इंस्ट्रूमेंट्स डाल सकता हूँ। फॉर एग्जांपल, यहाँ पे मैं कैमरा डाल सकता हूँ और कैमरा डाल के देख सकता हूँ कि यहाँ पर क्या चल रहा है एब्डोमेन के अंदर, कोई ब्लीडिंग तो नहीं हो रही है, कहीं कहीं कोई हेमाटोमा तो नहीं है, ऐसी कुछ मैलिग्नेंसी या जो भी हो, जो भी रीज़न हो
for why you are doing the laparoscopy, whether it is a gynecology procedure, diagnostic procedure, cholecystectomy, whatever. So दोस्तों अब मैं क्या कर रहा हूँ कि इस मशीन को मैं यहाँ से हटा रहा हूँ और इस नीडल को भी मैं यहाँ से निकाल रहा हूँ, क्योंकि मैंने अचीव कर लिया अपना प्रेशर जो मुझे चाहिए था. सो आई हैव रिमूव्ड द मशीन एंड एज वेल एज द वेरियस नीडल. हमारा अगला इंस्ट्रूमेंट जिसके बारे में हमें जानना है गाइस, इसका नाम है ट्रोकर. सो जो ट्रोकर है उसका देखिए दो कंपोनेंट है बेसिकली. एक तो ट्रोकर इटसेल्फ है और दूसरा है हमारा कैन्यूला. तो होता क्या है कि हम लोग इस ट्रोकर को लेके इस कैन्यूला के अंदर देखिए इस प्रकार से इंसर्ट करते हैं, ऐसे इंसर्ट करते हैं. सो ट्रोकर्स के अपने पार्ट होते हैं, कैन्यूला के अपने पार्ट्स होते हैं. पहला पार्ट जो हम लोग डिस्कस करेंगे वो है ये वाला पार्ट, जो इसका मेन शार्प एंड है. इसको ये जनरली पिरामिडल शेप्ड होता है, ये कॉनिकल ब्लंट भी हो सकता है. और इस पार्ट के अंदर आप देख सकते हैं कि ये जो एरिया है ना, ये एरिया कट करेगी. और इसका स्ट्रक्चर इस प्रकार से है ना कि ये हालांकि दिखने में लगता है कि कट करेगी, लेकिन ये ज़्यादा स्ट्रेचिंग करती है. एक जगह कट करने के बाद इसका शेप इस प्रकार का है कि ये स्ट्रेच करके अंदर घुस जाएगी. सो बेसिकली इट स्ट्रेचेस द रेक्टस शीथ एंड मेक्स इट्स वे इनटू द पेरिटोनियल कैविटी, वही बोलते हैं. यहाँ पर आप ये भी देख सकते हैं कि यहाँ पर एक आई लाइक स्ट्रक्चर है, इस ट्रोकर का आई है, यहाँ से ही CO2 गैस अंदर घुसेगा. सो नेक्स्ट इसके अंदर हम लोग और क्या देख सकते हैं, ये जो आप ये वाला पोर्शन देखते हैं, ये दिस इज नथिंग बट द हेड ऑफ द ट्रोकर. हेड ऑफ द ट्रोकर है, यहाँ पर आप देख सकते हैं, दिस इज द हेड ऑफ द ट्रोकर. और एंड दिस हेड ऑफ द ट्रोकर इज हेल्ड अगेंस्ट द थिनर एमिनेंस. सो थिनर एमिनेंस के अगेंस्ट इसको हम लोग होल्ड करते हैं. और ये आपका आउटर वॉशर, ये कैनुला का पार्ट है. कैनुला के अंदर हम लोग एक वाल्व भी देख सकते हैं, मैग्नेटिक वाल्व हो सकता है, वाल्व मेटल का हो सकता है, फ्लैप का हो सकता है. ये बेसिकली गैस को प्रिवेंट करेगा लीक करने से. मान लो कि मैंने यहाँ पे ट्रोकर को अंदर बॉडी के अंदर घुसा दिया है और मैंने यहाँ पे CO2 अंदर डाल दिया. हमें ये चाहिए कि वो CO2 अंदर से वापस यहाँ पर लीक ना हो, उसके लिए हमारे पास है वॉशर, यहाँ पे एक वाल्व है. सो ये है आपका मेन शाफ्ट ट्रोकर का. सो बेसिकली इसको पकड़ना कैसे है, इंडेक्स फिंगर आपका यहाँ पे रहेगा, जो इस शाफ्ट है इसके ऊपर आपकी मिडिल फिंगर रहेगी, और यहाँ पे जो ये हेड है ट्रोकर का, इसके अगेंस्ट आप अपने थिनर एमिनेंस के अगेंस्ट इसको होल्ड करेंगे. और जब हम लोग ट्रोकर को डालते हैं ना, ये आपका वेरिस निडल की तरह नहीं है. वेरिस निडल को हम लोग सॉफ्टली डालते हैं, वहाँ पे रिस्ट मूवमेंट होता है. यहाँ पे बेसिकली इसको इसके अंदर हमें अपने शोल्डर्स का भी इस्तेमाल करना पड़ेगा. और जो मोशन होगी ना, वो ट्विस्टिंग, एंटी ट्विस्टिंग, ट्विस्टिंग क्लॉकवाइज, एंटी क्लॉकवाइज, हाफ ऑफ ऐसे मूवमेंट रहेगी, और ये वर्टिकली इंसर्ट होगा. सो इस पिक्चर में आप लोग अप्रिशिएट कर सकते हैं कि मैंने ट्रोकर को लेके अब जो वेरिस निडल निकला था उसी प्लेस में मैंने ट्रोकर को यहाँ पर ऐसे इस प्रकार से डाल दिया. अब चूंकि यहाँ पर आप देख सकते हैं कि जो नेक है ट्रोकर का, ये वाला नेक है, यहाँ से अब CO2 अंदर घुसेगा सीधा. अब ये जो CO2 अंदर जाएगा, दिस विल कॉज द न्यूमोपेरिटोनियम, और आई शुड रादर से कि ये न्यूमोपेरिटोनियम को ना मेंटेन करके रखेगा, क्योंकि वी ऑलरेडी क्रिएटेड द न्यूमोपेरिटोनियम यूजिंग द वेरिस निडल. अब ये इसको मेंटेन करेगा. इस ट्रोकर को हम लोग इस प्रकार से एक इंसफ्लेटर मशीन के थ्रू अटैच करेंगे. यहाँ पर आप अप्रिशिएट कर सकते हैं कि यहाँ पे CO2 यहाँ से होते होते यहाँ पे प्रोड्यूस होगा, और यहाँ से ऐसे होते होते यहाँ पे अंदर चले जाएगा, और यहाँ से CO2 यहाँ पर आ रहा है. बेसिकली ये मेंटेन कर रहा है आपका न्यूमोपेरिटोनियम. आइए अब हम लोग समझने की कोशिश करते हैं कि कॉम्प्लिकेशंस क्या होती है इस प्रोसेस ऑफ क्रिएटिंग न्यूमोपेरिटोनियम में. सो बेसिकली क्या हो रहा है, यहाँ पे ये CO2 अंदर आया, ये कुछ टाइम के बाद यहाँ का प्रेशर भी बढ़ाएगा, जिसको हम लोग बोलते हैं कि इंक्रीज इन द इंट्रा एब्डोमिनल प्रेशर. इंट्रा एब्डोमिनल प्रेशर को ये बढ़ाएगा. सो बेसिकली यहाँ पर आप इस पिक्चर को अप्रिशिएट करिए कि हमारे पास ना दो कैविटीज़ हैं. यहाँ पे है एब्डोमिनल कैविटी और यहाँ पर है थोरैसिक कैविटी, और इस दोनों को सेपरेट करने वाला स्ट्रक्चर है आपका डायफ्रागम, जो ऑरेंज कलर का है यहाँ पे. आइए दोस्तों कॉम्प्लिकेशंस को समझते हैं. तो बेसिकली क्या हो रहा है कि CO2 इंक्रीज़ हो रहा है पेरिटोनियम कैविटी के अंदर. अब ये जो इंक्रीज़ इन CO2 है, कुछ देर में ये इंक्रीज़ इन इंट्रा एब्डोमिनल प्रेशर करवा देगा. सो द इंट्रा एब्डोमिनल प्रेशर इज गोइंग टू इंक्रीज, एंड दिस इंक्रीज इन इंट्रा एब्डोमिनल प्रेशर इज गोइंग टू कॉज सभी टाइप ऑफ कॉम्प्लिकेशन कॉज कराएगा. वन ऑफ द कॉम्प्लिकेशन से जो एक कॉज कराएगा वो इसलिए होगी क्योंकि ये जो इन्फीरियर वेना कावा है ना, उसको कंप्रेस कर देगा. इन्फीरियर वेना कावा अगर मेरा कंप्रेस हो गया तो इसको अंडरस्टैंड करिए कि इसके अंदर नॉर्मली क्या हो रहा है. ब्लड, जो भी लोअर बॉडी का ब्लड है, वो इन्फीरियर वेना कावा से ड्रेन होके डीऑक्सीजनेटेड ब्लड ये जा रहा है राइट एट्रियम के अंदर.
राइट एट्रियम से फिर ये जा रहा है राइट वेंट्रिकल में, फिर पल्मोनरी ट्रंक में, और देन फाइनली अपने पल्मोनरी आर्टरी में, और फिर पल्मोनरी आर्टरी से ब्लड ऑक्सीजनेट होकर वापस आएगा अपने हार्ट के अंदर। किस चैम्बर में? लेफ्ट एट्रियम में। लेफ्ट एट्रियम के बाद जाएगा लेफ्ट वेंट्रिकल में, फिर आयोटा में। तो ये नॉर्मली ऐसे होता है और ये प्रोसेस अपने आप चलते रहता है। अब यहाँ पर क्या हो रहा है कि क्योंकि इंट्रा एब्डोमिनल प्रेशर ज़्यादा था और क्योंकि ये इन्फीरियर वेना कावा यहाँ पर देखिए कंस्ट्रिक्ट हो चुका है, सो जो वीनस रिटर्न थी वो डिक्रीज हो गई। जब वीनस रिटर्न डिक्रीज हो गई ना, तो अमाउंट ऑफ ब्लड दैट इज रिसीव्ड इन द लेफ्ट एट्रियम दैट ऑल्सो डिक्रीजेस। इसका मतलब क्या है कि मेरा एंड डायस्टोलिक वॉल्यूम, जो वॉल्यूम मेरा लेफ्ट वेंट्रिकल फाइनली रिसीव कर रहा था, वो वॉल्यूम ही कम हो गई है। देयर इज डिक्रीज इन द एंड डायस्टोलिक वॉल्यूम। सो जो भी ब्लड अब ये लेफ्ट वेंट्रिकल पंप करेगा उसका स्ट्रोक वॉल्यूम कम रहेगा, और अगर स्ट्रोक वॉल्यूम मैंने घटा दिया ना, तो मैंने घटा दिया कार्डियक आउटपुट। और मान लो कि किसी पेशेंट को पहले से ही स्ट्रोक है या ऐसा कुछ कंडीशन है, या किसी को पहले से इस्केमिक कंडीशन है, फिर डिमांड सप्लाई का मिसमैच हो जाता है, सो वी कैन हैव सम सिम्टम्स। ये एक कॉम्प्लिकेशन है। ये दोस्तों और एक कॉम्प्लिकेशन के बारे में इसके अंदर देखते हैं। यहाँ पर हमारी वीरस निडल थी ना, ये वीरस निडल यहाँ पर आई थी पेरिटोनियल कैविटी में। मैं क्या बोल रहा हूँ कि अभी वीरस निडल मान लो कि एक्सटेंड हो गई थी गलती से और माल पोजीशन हो गई थी आपके इन्फीरियर वीना कावा के अंदर। अगर इन्फीरियर वीना कावा के अंदर नीडल घुस गई और आपने CO2 ऑन कर दिया यहाँ से मशीन से, CO2 भी ऑन कर दिया और ये सीधा CO2 जाएगा अपने वीना कावा के अंदर, इन्फीरियर वीना कावा के अंदर। अगर CO2 यहाँ पे चले गया तो देखिए क्या होता है। ये CO2 यहाँ पर ऐसे जाते 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 राइट एट्रियम में गया, फिर राइट एट्रियम से ये राइट वेंट्रिकल में घुसेगा और फिर यहाँ पर अटक जाएगा। ये आप देख रहे हैं, दिस इज कॉल्ड गैस एम्बोलिज्म, विच इज़ द गैस हियर CO2। यहाँ पे CO2 की वजह से एक एम्बोलिज्म हो गया। तो अब चूंकि यहाँ पर एक एम्बोलिज्म हो गया, क्या यहाँ का ब्लड वहाँ सामने आ पाएगा? क्या यहाँ का ब्लड डीऑक्सीजनेटेड से ऑक्सीजनेटेड बन पाएगा? अगर ये ब्लड ऑक्सीजनेटेड नहीं बना तो क्या हमारे ऑर्गन से सर्वाइव कर पाएंगे? ब्रेन और इंपॉर्टेंट ऑर्गन्स, फॉर एग्जांपल ब्रेन 3 मिनट के अंदर ही सुन हो जाएगा। सो दैट इज़ वाई दिस कैन बी डेंजरस। सो ऑलवेज मेक श्योर दैट हम लोग वो सभी टेस्ट परफॉर्म कर रहे हैं जो इस बात का कंफर्मेशन देते हैं कि वीरस निडल पेरिटोनियल कैविटी के अंदर ही है। टेस्ट लाइक एस्पिरेशन टेस्ट, हिसिंग टेस्ट, आपका मैनोमीटर टेस्ट, और जो भी टेस्ट था, ऑल दैट यू हैव टू बेसिकली परफॉर्म। दोस्तों और एक कॉम्प्लिकेशन के बारे में देखते हैं। अगर इंट्रा एब्डोमिनल प्रेशर इंक्रीज हो गया तो होता क्या है कि ये प्रेशर जाके कंप्रेस करेगा आयोर्टा को, और आयोर्टा हमको पता है कि ये देता है रेनल आर्टरी। अगर रेनल आर्टरी मान लो कि आयोर्टा कंप्रेस हो गया और जो ब्लड रेनल आर्टरी के अंदर आ रहा है वो घट गया, तो ये डिक्रीज करेगा परफ्यूजन। कहाँ का? किडनी का। देयर इज डिक्रीज्ड परफ्यूजन टू द किडनी। और ये डिक्रीज्ड परफ्यूजन टू द किडनी कैसे ट्रांसलेट होगा? सो द डिक्रीज इन रेनल ब्लड फ्लो ये कॉज करवाएगा आपका डिक्रीज्ड फॉर्मेशन ऑफ GFR। और अगर GFR गिरा ना तो यूरिन आउटपुट भी गिर जाएगा। और ये यूरिन आउटपुट प्रोलॉन्ग्ड टाइम के लिए कम नहीं होना चाहिए, क्योंकि अगर ये प्रोलॉन्ग्ड टाइम के लिए कम हो गया तो ये AKI की तरह रिसेंबल करेगा, तो हमें RFT LFT वो सब करना पड़ेगा। और एक कॉम्प्लिकेशन के बारे में देखते हैं। अगर CO2 यहाँ पर इंक्रीज हो गया तो ये ऊपर जाता है और ये इरिटेट करेगा इस ऑरेंज कलर के स्ट्रक्चर को। ये ऑरेंज कलर का स्ट्रक्चर क्या है? ये है आपका डायफ्रागम। डायफ्रागम बेसिकली क्या कर रहा है कि एब्डोमिनल कैविटी को सेपरेट कर रहा है थोरैसिक कैविटी से। और जब ये डायफ्रागम इरिटेट होता है तो हमें पता है कि डायफ्रागम को सप्लाई करने वाले नर्व्स हैं 3 to C5। फ्रेनिक नर्व सप्लाई करता है अपने डायफ्रागम को। अगर फ्रेनिक नर्व यहाँ पर इरिटेट हुआ तो रेफर्ड पेन जाएगा राइट शोल्डर में। मतलब ये क्या हुआ कि प्रॉब्लम डायफ्रागम में हो रही है लेकिन पेन जा रहा है राइट शोल्डर में। ऐसा क्यों हो रहा है? दैट इज़ बिकॉज कि देयर इज ए कॉन्सेप्ट ऑफ रेफर्ड पेन। तो यहाँ पर क्या होता है कि जो नर्व C3 to C5 एसोसिएटेड है डायफ्रागम के साथ, वही सेम नर्व एसोसिएटेड है आपके शोल्डर मसल्स के साथ। सो वहाँ पर पेन हो सकता है, टिप ऑफ द शोल्डर में भी पेन हो सकता है। और एक इंटरेस्टिंग कॉम्प्लिकेशन हो सकता है गाइस, अगर ये CO2 डिफ्यूज़ करके निकल गया आपके वीनस सिस्टम के अंदर, पेरिटोनियल कैविटी से डिफ्यूज़ करके, एम्बोलिज्म तो हो ही सकता है। और एक चीज़ हो सकती है कि ये CO2 अब कंबाइन करेगा ब्लड के अंदर H2O के साथ। एक स्पेशल एंजाइम है जिसका नाम है कार्बोनिक एनहाइड्रेस। इसके प्रेजेंस में फॉर्म करेगा कार्बोनिक एसिड, और ये कार्बोनिक एसिड आप देखिए ब्रेक होकर फॉर्म करेगा H+ और
HCO3 माइनस। अब जो ये H+ है ना, ये बहुत ही स्ट्रॉन्ग डिटर्मिनेंट है pH का। H+ का थोड़ा सा भी कॉन्सेंट्रेशन ऊपर गया तो ये कॉज कर देगा आपका एसिडोसिस, और अगर इसका कॉन्सेंट्रेशन थोड़ा सा भी नीचे गया तो ये कॉज कर देगा आपका एल्कलोसिस। सो इसका एक बहुत ही ऑप्टिमल रेंज होता है 7.35 to 7.45। इस रेंज में ही pH हमारी होती है। अगर इस रेंज से आगे जाए या नीचे जाए देन इट कैन कॉज एसिडोसिस या एल्कलोसिस। और एक कॉम्प्लिकेशन के बारे में डिस्कस करते हैं। अगर ये CO2 मान लो कि डिफ्यूज़ होके निकल जाए आपके आर्टरीज़ के अंदर, आर्टरीज़ के अंदर होते होते ये जा सकता है आपके उन आर्टरीज़ के अंदर जो ब्लड वेसल ब्रेन के अंदर है, सेरेब्रल आर्टरीज़ के अंदर। तो जब ये सेरेब्रल वेसल्स हैं, ये अगर PCO2 इंक्रीज़ होता है तो ये वेसल्स वैसोडाइलेट हो जाते हैं, ये वैसोडाइलेट हो जाते हैं, और ये वैसोडाइलेशन कॉसेस इंक्रीज इन द इंट्राक्रेनियल प्रेशर। अगर ये इंट्राक्रेनियल प्रेशर बढ़ा तो ये मैनिफेस्ट करेगा किस प्रकार से, हेडेक के रूप में, हेडेक के रूप में मैनिफेस्ट करेगा। और एक चीज़ है कि एक तो यहाँ पर वैसोडाइलेशन हो रहा है ऊपर, और यहाँ पर नीचे क्या हो रहा है, इंक्रीज इन इंट्रा एब्डोमिनल प्रेशर जो सिस्टमिक वेसल्स है नीचे उनके ऊपर कंप्रेस कर रहा है। सो सेरिब्रल वेसल्स डिफरेंट तरीके से रिएक्ट कर रही हैं इन कंपैरिजन विद द वेसल्स ऑफ द अदर सिस्टम। अदर सिस्टम वेसल्स बेसिकली वो वैसो कंस्ट्रिक्ट कर रही हैं, इंक्रीज इन SVR हो रहा है, यहाँ पे सिस्टमिक वैस्कुलर रेसिस्टेंस इंक्रीज हो रहा है, ब्लड प्रेशर इंक्रीज हो रहा है, और जो वेसल्स जो आपके ब्रेन के अंदर हैं वो वैसो डायलेट कर रहे हैं, वो और ज़्यादा ब्लड को अकोमोडेट कर रहे हैं। इस वजह से देयर इज इंक्रीज इन ICP एंड देयर इज वर्सनिंग ऑफ द हेडेक। इसका और एक कॉम्प्लिकेशन है इंक्रीज इन इंट्रा एब्डोमिनल प्रेशर का, द पेरिटोनियम कैन गेट स्ट्रेच्ड बोलते हैं। इफ द पेरिटोनियम इज गेटिंग स्ट्रेच्ड इट कैन एक्टिवेट योर क्रेनियल नंबर 10, दैट इज नथिंग बट द वेगस नर्व। और वेगस नर्व हमें पता है कि इट इज़ द सुपर नर्व ऑफ द पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम। अगर पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम एक्टिवेट हो गया देन व्हाट विल हैपन, दैट विल लीड टू ब्रैडिकार्डिया एंड asystole can also occur sometime. That is one complication. One more complication is that it can activate the peritoneal stretching can activate the sympathetic nervous system also, and this will increase the heart rate, this will increase the SVR. So you see both things can happen, that there can be increase in heart rate and decrease in heart rate. Now this depends upon which nerve or which system is getting activated. अगर यहाँ पे आपका sympathetic nervous system activate हो गया then that will cause इंक्रीज इन कैटेकोलामाइंस, एपिनेफ्रिन, नॉरएपिनेफ्रिन, वो लोग इंक्रीज करेंगे SVR को, ब्लड प्रेशर इंक्रीज होगा, हार्ट रेट इंक्रीज होगा। अगर पेरिटोनियल स्ट्रेचिंग एक्टिवेट कर रहा है आपके वेगस नर्व को, क्रेनियल नंबर 10, देन वी विल हैव ऑल काइंड ऑफ ब्रैडिकार्डिया एंड इवन asystole कैन अकर इन रेयर केसेस। यही है बेसिकली कॉम्प्लिकेशंस। और एक कॉम्प्लिकेशंस यहाँ पर देखिए दोस्तों, अगर ये CO2 ऊपर की तरफ जा रहा है, एब्डोमिनल प्रेशर इंक्रीज हो रहा है, तो जो ये डायफ्रागम है ना, ऑरेंज कलर का स्ट्रक्चर, ये थोड़ा सा शिफ्ट हो गया ऊपर की तरफ। अब इससे होता क्या है, ये प्रॉब्लम क्रिएट करेगा हमारे लंग्स। सो ये प्रॉब्लम क्रिएट करेगा हमारे लंग्स को। फॉर एग्जांपल यहाँ पर देखिए लंग्स कितना पहले कितना ज़्यादा एरिया था इसके पास एक्सपैंड करने के लिए। अब क्योंकि मैंने इस डायफ्रागम को ऊपर की तरफ पुश कर दिया है तो ये जो लंग्स देखिए यहाँ पे, ये लंग्स अब उतना एक्सपैंड नहीं कर पाएंगे जितना उनको एक्सपैंड करना था। तो इसके वजह से क्या होता है कि देयर इज डिक्रीज इन द efficiency of gaseous exchange। अगर ये इसी पोजीशन में अगर लंग्स बहुत प्रोलॉन्ग्ड टाइम के लिए रहेंगे तो क्या होगा कि बेसिकली जो बेसल एल्वेलाई है वो कोलैप्स कर जाएगा, और इसी को हम लोग बोलते हैं एटेलेक्टेसिस। तो आइए हम लोग समराइज करते हैं सभी कॉम्प्लिकेशंस को। पहला हमने देखा था कि देयर इज डिक्रीज इन द वीनस रिटर्न। अगर वीनस रिटर्न डिक्रीज हो रहा है तो देन देयर इज डिक्रीज इन द कार्डियक आउटपुट, और एक डिक्रीज इन कार्डियक आउटपुट कैन मिस मैच द सप्लाई एंड डिमांड। दूसरा कॉम्प्लिकेशन जो हमने देखा था वो था टैकीकार्डिया या हाइपरटेंशन कैन अकर। ये कब होगा, जब पेरिटोनियम स्ट्रेच होगा और सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम एक्टिवेट होगा। तीसरा हमने देखा था कि ब्रैडिकार्डिया हो सकता है। ब्रैडिकार्डिया कब होगा, जब वैगस नर्व इनर्वेट होगा, दैट इज द क्रेनियल नर्व 10। दिस कैन कॉज ब्रैडिकार्डिया एंड इन सम केसेस इट कैन आल्सो कॉज asystole। अब फिर फोर्थ सिचुएशन यहाँ पर आप देख सकते हैं, फोर्थ कॉम्प्लिकेशन होगा आपका हाइपरकार्बिया।
हाइपरकार्बिया का मतलब है कि देयर इज इंक्रीज्ड PCO2। अब ये PCO2 कंबाइन करेगा H2O के साथ और फॉर्म करेगा H2CO3, और H2CO3 फॉर्म करेगा H प्लस HCO3 माइनस। और जो H प्लस है इसका शिफ्टिंग अगर ये इंक्रीज हो गया, दिस विल डिक्रीज द pH, this will decrease the pH. Increased concentration of H plus will decrease the pH and it can cause respiratory acidosis, ये भी हो सकता है। और एक कॉम्प्लिकेशन जो हमने देखा था वो था आपका शोल्डर टिप पेन। शोल्डर टिप पेन ये था आपका C3 to C5 जो नर्व्स थी उनके रेफर्ड। सिक्स्थ कॉम्प्लिकेशन था डिक्रीज्ड रीनल ब्लड फ्लो। डिक्रीज्ड रीनल ब्लड फ्लो क्या करवाएगा? डिक्रीज इन द यूरिन आउटपुट। सेवंथ क्या हो सकता है? गैस एम्बोलिज्म। तो दोस्तों ये थी कुछ कॉम्प्लिकेशंस एसोसिएटेड विथ न्यूमोपेरिटोनियम।